व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। इस वीडियो सीरीज में अभी तक हम आपको यह बता चुके हैं कि हमारी कायनात कैसे वजूद में आई और फिर हमारी इस कायनात में कैसे सोलर सिस्टम, अर्थ, वाटर और लाइफ का जन्म हुआ और कैसे इस लाइफ ने एवोल्यूशनरी फेजेस से गुजरकर आखिरकार इंसान को जन्म दिया और कैसे उस इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता ट्राइब्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स की बुनियाद रखी। इसी वीडियो सीरीज को जारी रखते हुए आज की एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर इंसान ने कैसे हंटिंग एंड गैदरिंग को छोड़कर एग्रीकल्चर को अपना पेशा बनाया। आखिर अर्थ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में वो कौन सा इवेंट था जिसने इंसान को हंटिंग एंड गैदरिंग छोड़कर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में धकेल दिया और कैसे इसी एग्रीकल्चर ने इंसान की तारीख में पहली तहजीबों यानी सिविलाइजेशंस की बुनियाद रखी। तारीख के इन दिलचस्प इवेंट्स का हम तज़किरा करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि यूनिवर्स में होने वाले तमाम इवेंट्स इंसान और जमीन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और इंसान की पूरी तारीख का हर एक इवेंट अर्थ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से जुड़ा है। इंसानी तारीख में होने वाले तमाम वाकयात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जमीन के नेचुरल फिनोमेना से जुड़े हैं और इन फिनोमेनाज में आइस एज एक ऐसा फिनोमेना था जिसने हमारी आने वाली तारीख में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और सिविलाइजेशंस को बनाने में मदद दी। यानी अगर आइस एज ना आती तो शायद हम तरक्की की इन बुलंदियों पे आज ना होते और ये बहुत ही हैरानकुन बात है। आज से ठीक 10,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, लेकिन सवाल ये कि जब इंसान जमीन पे 1 लाख साल पहले से मौजूद था तो फिर उसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन तक पहुंचने में किस चीज का इंतजार था? तो इसका जवाब है वार्मथ। क्योंकि लास्ट आइस एज तकरीबन 2.6 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 साल पहले तक रही और ठीक 10,000 साल पहले ही एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इस सारे पीरियड से पहले हमारी पूरी जमीन बर्फ में लिपटी थी और इसी पीरियड के दौरान मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए। 10,000 साल कबल आइस एज का खत्म होना और ठीक 10,000 साल कबल ही एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का शुरू होना कोई कोइंसिडेंस नहीं। लास्ट आइस एज का इख्तिताम इंसानी तारीख के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि इसी आइस एज के इख्तिताम पे इंसान की हिस्टोरिक डेवलपमेंट होने जा रही थी। लास्ट आइस एज के इख्तिताम पे यूं लगने लगा जैसे कुदरत इसी दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिससे पूरी इंसानी तारीख ओरिजिनेट करेगी। आइस एज के इख्तिताम पे ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे और इनकी मेल्टिंग से जमीन पे लेक्स, रिवर्स और बेज अपना रास्ता बनाकर हर तरफ बहने लगे और हमारी जमीन मुकम्मल तौर पर आज के मैप की शक्ल में आ चुकी थी और हमारी जमीन को हजारों सालों बाद एक प्रॉपर वार्मथ मिलने लगी। और यह एक फैक्ट है कि प्लांट्स को वार्मथ की जरूरत होती है। आज भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें मुनासिब कंडीशंस की जरूरत होती है, जैसा कि कम से कम 90 डेज पे मुहित ग्रोइंग सीजन, मिड 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और एडिकेट रेनफॉल। और ये तमाम कंडीशंस ठीक 10,000 साल पहले आइस एज के इख्तिताम के बाद पैदा हुई। 10,000 साल कबल जब जमीन पे कंडीशंस नॉर्मल हुई तो इंसान ने अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। ये इंसानी तारीख के किसी भी सिविलाइजेशन के लिए बोए जाने वाले पहले सीड्स थे और 10,000 साल कबल सादा तरीके से बोए जाने वाले इन सीड्स ने इंसानी तारीख में एक रेवोल्यूशन यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को किक स्टार्ट किया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत आज के मिडिल ईस्ट में हुई। इस न्यू एक्सपेरिमेंट ने इंसान को हंटिंग एंड गैदरिंग के जमाने से मुकम्मल तौर पे इवैक्यूएट कर दिया। अब इंसान अपनी फसलें उगाने लगा। ना सिर्फ ये, बल्कि इसी पीरियड के दौरान इंसान ने तारीख में पहली बार कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया,
जैसा कि शीप, गोट्स और पिग्स। इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके अब इंसान तारीख में पहली बार शिकार किए बगैर बहुत आसानी से एक बड़ी क्वांटिटी में एनिमल प्रोटीन हासिल कर रहा था। यहाँ पे एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर इंसान ने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान सिर्फ शीप, गोट्स और पिग्स को ही क्यों डोमेस्टिकेट किया? आखिर क्यों कुछ एनिमल्स तो फार्म एनिमल्स बने जबकि कुछ ना बन सके? अगर आप गौर करें तो आप ये जानेंगे कि तमाम फार्म एनिमल्स प्लांट ईटर्स हैं, जैसा कि गोट्स, शीप, काउज, बफलो और हेन्स। और ये प्लांट ईटर्स इस सवाल को डायरेक्ट आंसर करते हैं। ऐसे जानवरों को डोमेस्टिकेट करना इकोनॉमिकली बहुत ही मुश्किल है जो दूसरे जानवरों को खाते हों। इसलिए इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एक हर्बीवोर को ही डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। यही वजह है कि आज भी तकरीबन तमाम फार्म एनिमल्स हर्बीवोर्स हैं। लेकिन इस सवाल का ये जवाब मुकम्मल नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से हर्बीवोर्स हैं जिन्हें इंसान ने आज तक डोमेस्टिकेट नहीं किया, जैसा कि ज़ेब्रा, ज़राफ़ा और राइनोसेरोस। दरअसल कुछ एनिमल्स बहुत ही एग्रेसिव और नेचुरली अनटेमेबल होते हैं। फार्म एनिमल्स में एक कॉमन बात यह है कि ये तमाम एनिमल्स हर्ड एनिमल्स कहलाते हैं, यानी ये एक रेवड़ या ग्रुप की शक्ल में रहना पसंद करते हैं। और इसी कॉमन ट्रेट ने तमाम हर्ड एनिमल्स को इंसान के सामने सबमिट करने पे मजबूर कर दिया। एक इंसान बहुत आसानी से इन हर्ड एनिमल्स को लीड कर सकता है। इसी तरह इंसान ने इन वाइल्ड एनिमल्स को यूजफुल एनिमल्स बना दिया। और ये एक कोइंसिडेंस नहीं कि रिलीजियस हिस्ट्री में तकरीबन तमाम प्रॉफिट्स को हर्ड लीडर्स यानी शेफर्ड्स कहा गया है। और दिलचस्प बात यह कि इस्लामिक हिस्ट्री में अब्राहमिक रिलीजन्स के फादर अब्राहम यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हुई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की शुरुआत ठीक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद हुई और इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दौरान तारीख में पहली बार एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की डिटेल्स हम आपको अपनी आने वाली अगली वीडियोस में देंगे। तकरीबन 1 लाख साल कबल इंसान अपना ज्यादातर वक्त प्लांट्स और एनिमल्स की देखभाल में बिताने लगा। हंटिंग एंड गैदरिंग को छोड़कर अब इंसान सनराइज से सनसेट तक बीज लगाता, उनको पानी देता और हर्ड एनिमल्स को लीड करके पैस्चर्स में ले जाता। इस सारी प्रैक्टिस ने इंसान को पहले से ज्यादा फ्रूट्स, ग्रेन और मीट प्रोवाइड किया। यह सही मानों में तारीख की एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। और व्यूअर्स, आप जानते हैं कि कल्टीवेशन के बाद क्रॉप्स को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और इनकी देखभाल के लिए इंसान का मौजूद होना बहुत ही जरूरी है। तो व्यूअर्स, इन क्रॉप्स की देखभाल के लिए इंसान ने तारीख में पहली बार परमानेंट सेटलमेंट्स बनाई। यानी इंसान ने तारीख में पहली बार परमानेंट सेटलमेंट्स सर छुपाने के लिए नहीं बल्कि क्रॉप्स की देखभाल के लिए बनाई। और इस तरह हमारे एंसेस्टर्स यानी हंटर गैदरर्स फार्मर्स बन गए। और व्यूअर्स, इन परमानेंट सेटलमेंट्स के बगैर दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन वजूद में नहीं आ सकती थी। तो इन परमानेंट सेटलमेंट्स ने इंसानी तारीख की पहली सिविलाइजेशंस की बुनियाद रखी। अब इंसान इन सेटलमेंट्स को किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि इन सेटलमेंट्स को छोड़ने का मतलब था कि उनको फूड, ग्रेन, एनिमल्स और लैंड सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जिसका मतलब सीधा मौत था। तो व्यूअर्स, इन सेटलमेंट्स को बचाने के लिए इंसान सर धड़ की बाजी लगा देता। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह कि इसी दौर में वॉर के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। इन परमानेंट सेटलमेंट्स पे जब नेबरिंग ह्यूमंस रिसोर्सेज की तलाश में अटैक करते तो एक छोटे लेवल पे ट्राइबल वॉर की शुरुआत हो जाती। यानी उस वक्त से लेकर आज तक वॉर्स का असल कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्सेज है। व्यूअर्स, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसान को जहां ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज फराहम किए, वहीं इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हुआ। यह प्रॉब्लम था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज मिलने की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले हमारी जमीन पे सिर्फ 5 to 8 मिलियन लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक खित्ता जमीन पे 250 मिलियन फार्मर्स बसने लगे। परमानेंट विलेजेस, फूड सप्लाई और फ्री टाइम ने पॉपुलेशन को हैरानकुन लेवल पे बढ़ा दिया। व्यूअर्स, इंसानी तारीख अब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बना चुकी थी और इसी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसानी तारीख की पहली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी।
اپنی آنے والی اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسانی تاریخ کی یہ پہلی سویلائزیشن یعنی میسوپوٹیمین سویلائزیشن نے کیسے جنم لیا۔ آخر انسانی تاریخ میں وہ کون سی حیران کن ڈیولپمنٹس تھیں جن کی وجہ سے میسوپوٹیمین سویلائزیشن کو ایک سویلائزیشن کہا گیا۔ انسانی تاریخ کی اس پہلی سویلائزیشن کو ہم مکمل طور پر ایکسپلور کریں گے اپنی آنے والی اگلی ایپیسوڈ میں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔